प्यारे बच्चों, आज हम पाठ तुम कब जाओगे अतिथि का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ को हम पहले भी वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं, जिसमें इस पाठ का सार दिया गया था। इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। इस वीडियो में पाठ के जो पैरा हैं, उस पैराग्राफ को लेते हुए पूरे पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि इस पाठ के लेखक, जिनका नाम शरद जोशी है, अतिथि का अर्थ आप जानते हैं, मेहमान। अतिथि को देवता के समान माना जाता है। कहा भी गया है, अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि को देवता के समान माना जाता है। इस पाठ में लेखक कुछ अंशों में अतिथि को राक्षस भी मानने लगा है। ऐसा क्यों हुआ? हम पाठ के सार में इसको समझ चुके थे। तो चलते हैं पाठ के फर्स्ट पैरा पर। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक कहना चाहते हैं कि जब लेखक के घर में आए अतिथि को 4 दिन हो गए हैं और लेखक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन्हें तरह तरह के व्यंजन, उनकी खातिरदारी, सिनेमा दिखाना, ये सब कार्य करते रहें। तब वह इससे हार गए और उनके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था। वो क्या था? तुम कब जाओगे अतिथि। आगे देखेंगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीख बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक क्या कह रहे हैं? इस पैरा में क्या समझा रहे हैं कि अपने मन में ही वो कह रहे हैं अतिथि से कि वे जहां पर बिना कुछ सोचे समझे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं बैठे हुए, उसके ठीक सामने क्या लगा हुआ है? कैलेंडर लगा है, और जो कैलेंडर अतिथि को भी दिख रहा है, और उस कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा जानती हैं और अपना वक्त आते ही अपने नम्र स्वभाव के रहते बदलने के लिए आतुर रहती हैं। अर्थात वो
आप जानती हैं जब एक दिन पूरा निकल जाता है, दूसरा दिन आता है, तो जब कैलेंडर सामने है तो हर किसी की नज़र उस पर पड़ती है और वो जानता है एक दिन पूरा हो गया, दूसरा दिन शुरू हो गया। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जो उस कैलेंडर की तारीखें हैं उसे मैं अतिथि को दिखाकर बदल रहा हूँ, लेकिन उसका फिर भी कोई अतिथि पर असर नहीं पड़ रहा है। अगर उसे ये हिसाब लगाना आता, कैलेंडर देखकर वो समझ सकता था, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब चौथा दिन है। लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं उनके जाने की कोई भी संभावना मुझे प्रतीत नहीं हो रही, संभावना मुझे नहीं दिख रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग मतलब घनिष्ठ संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? वो क्या कह रहे हैं इस पैरा में कि जो अंतरिक्ष यात्री थे दोनों, वो भी चांद पर जब गए थे तो वहां पर भी इतने समय नहीं रुके जितने समय लेखक के अतिथि एक छोटी सी यात्रा कर लेखक के घर आए थे। लेखक अपने मन में अतिथि से क्या कहता है कि अतिथि ने अपने भारी चरण कमलों की छाप लेखक की जमीन पर अंकित कर ली थी। उसने एक घनिष्ठ निजी संबंध लेखक से स्थापित कर लिया। घनिष्ठ और निजी अपना संबंध, अपनापन पूरी तरह से स्थापित कर लिया, जता लिया। और उसने लेखक की आर्थिक सीमाओं को भी देख लिया था कि इसकी स्थिति कैसी है। लेखक अपने मन में अतिथि से क्या कह रहा है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम बिल्कुल सही वक्त है। तुम्हारे लिए ये जो समय है बिल्कुल सही है। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि नहीं पुकारती? वे अपने मन में कह रहे हैं कि क्या इसे इसकी मातृभूमि जहां से ये आया है वहां इसका जाने का मन नहीं कर रहा? अर्थात क्या उसे उसके घर की याद नहीं आ रही है? उस दिन जब तुम आए थे, नेक्स्ट पैरा, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात आशंका मतलब अनजान डर से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ पर्स, और बटुए कांप जाने का अर्थ है यहाँ पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाना। क्योंकि एक तो वो पहले से ही कमज़ोर था, फिर भी उसने सोचा चलिए अतिथि है, कुछ दिन इसका आदर सत्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि अतिथि को देवता के समान माना जाता है। क्योंकि अतिथि ज़्यादा दिन नहीं रुकता तो इसलिए उसका सत्कार किया जाता है पूर्ण तरह से। लेकिन अंदर ही अंदर लेखक के मन में लग रहा था कि कहीं उसका बटुआ कांप गया है। क्योंकि देखिए जब भी कोई मेहमान आता है तो खर्चे कुछ ना कुछ बढ़ ही जाते हैं। तो वही स्थिति इस समय लेखक की भी थी। आगे क्या है? उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लेखक कह रहे हैं कि मैं उनसे एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले भी मिला, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की। जो उनकी पत्नी थी लेखक की, उन्होंने उन्हें नमस्कार भी किया। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा सम्मान था उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और तुम्हारे रात का जो भोजन था उसको हमने धीरे धीरे उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और क्या कह रहे हैं आगे? तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था।
इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। लेखक क्या कह रहे हैं कि हमने तुम्हें जो खाना, हम रोज खिचड़ी खा लेते थे या चटनी से रोटी खा लिया करते थे, लेकिन आज हमने तुम्हारे आदर सत्कार में 2 सब्जियां, रायते और मीठा भी बनाया था। और हमें लगा था कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। अर्थात क्या कहा लेखक ने कि अगले दिन जब तुम रेल से जाओगे तो तुम्हारे मन में एक, जो हमने तुम्हारी मेहमानबाजी की है, तुम्हारा जो सत्कार किया है, उसकी जो एक छाप हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ी थी, उसे तुम शायद लेकर चले जाओगे और हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। आगे क्या लिखा है? हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। लेखक ने कहा, देखिए आप जानते हैं कि जब कोई मेहमान आपके यहाँ आता है और आप उससे कहते हैं आज मत जाइए, कल चले जाना, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो आज ही जाना है, मेरे और भी काम है। इस तरह के बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि तुम आग्रह करते हो और वो नहीं मानता है और चला जाता है। तो लेखक को भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने वाला है और अतिथि एक अच्छे अतिथि की तरह चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। वह दूसरे दिन भी नहीं गया। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। जो हमें पीड़ा बड़ी दूसरे दिन के बाद, फिर भी हम प्रसन्न बने रहे। हो सकता है कि अगले दिन चला जाए, आज चला जाए, और हम उस पीड़ा को पी गए, उस दर्द को पी गए और खुश रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब दूसरा दिन आ गया तो अतिथि मुस्कान बनाए लेखक के घर पर ही रहे। लेखक ने उस दुख को भी पी लिया, प्रसन्न बने रहे और स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर, अर्थात स्वागत सत्कार जितना वो कर सकते थे, अतिथि को ले जा सकते थे उस सत्कार पर, वहां से नीचे उतर लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा दिखाया। लेखक के सत्कार का जो छोर था वह ये आखिरी था, क्योंकि वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था और लेखक आज तक किसी के लिए इससे ज़्यादा मेहमानबाजी की भी नहीं थी। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था, लेखक का ऐसा मानना था कि विदाई का जो क्षण है, अर्थात इसको चले जाना चाहिए था और उस क्षण में क्या होगा कि हम अतिथि को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह लेखक के घर पर ही बना रहा। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। तीसरे दिन अतिथि ने धोबी को कपड़े देने के लिए बात की। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात अप्रत्याशित मतलब अनसोचे, आघात मतलब प्रहार करना, अप्रत्याशित जिसके बारे में सोचा ना हो, अनसोचा एक ये प्रहार था और इसकी चोट मार्मिक थी।
तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। क्या समझा रहे हैं लेखक? कि लेखक जब तीसरे दिन की सुबह अतिथि कहता है कि मुझे अपने कपड़े धोबी को कपड़े धुलवाने हैं, तो लेखक को क्या लगता है कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, क्योंकि इतना समय वो रुक चुका था, तीसरा दिन लग चुका था। लेकिन फिर भी लेखक अतिथि से कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़ों को लॉन्ड्री पर दे देता हूँ, मतलब कि धोबी के पास, इससे वे जल्दी धुल जाएंगे। ऐसा लेखक ने क्यों माना? क्योंकि लेखक के मन में एक विश्वास चल रहा था कि शायद अतिथि इसलिए कपड़े जल्दी धुलवा रहा है और यहाँ से चला जाना चाहता है। अतिथि ने लेखक से पूछा कि लॉन्ड्री कहाँ है। लेखक ने हमेशा की तरह अपनी बनियान और दिखावटी कुर्ता पहना और कहा कि चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने प्रश्न किया। पत्नी ने पूछा। पत्नी का प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक ने क्या कहा? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। लेखक के इतना कहते ही लेखक की पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ साल पहले उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अर्थात लेखक क्या कह रहे हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व उसकी ऐसी आंखें देख लेखक ने उससे शादी की थी, जब उसने इतनी बड़ी आंख लेखक ने कभी अपनी पत्नी की देखी थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो लेखक का मन छोटा होने लगता है। और लेखक क्या कहते हैं कि आज वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि शायद अधिक दिनों तक ठहरेगा। एक दिन तो उन्होंने शादी की, अब आंख बड़ी हुई, लेकिन आज जो आंख बड़ी हुई हैं तो इसको लेखक को इसकी आशंका और भय है कि इन्हीं आशंका और भय से उनकी पत्नी की आंखें बड़ी हुई हैं कि अतिथि शायद अधिक दिनों तक ठहरेगा। क्योंकि जब वो कपड़े धुलवा रहा है तो उनके मन में ऐसा लग रहा है कि कपड़े धुलवा कर ये और दिन यहाँ रहना चाहता है। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, निर्मूल का मतलब होता है बिना जड़ की। अतिथि तुम नहीं जा रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लॉन्ड्री से जो कपड़े हैं वह भी वापस आ गए हैं, धुलकर वापस आ गए हैं, और तुम जिस बिस्तर पर सो रहे थे, जिस पर सलवटें पड़ चुकी थीं, चादर पर सलवटें पड़ चुकी थीं, उस चादर को भी हमने अब बदल दिया है। परंतु अभी भी अतिथि यहीं हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। जो हम तुम्हें देखते थे और एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आती थी,
धीरे धीरे वह भी फीकी पड़ गई है, केवल दिखावटी थोड़ी बहुत मुस्कुराहट बची है, और मुस्कुराहट वो भी कहीं गायब सी हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, ठहाके मतलब हंसी मजाक के जो रंगीन गुब्बारे का यहाँ पर अर्थ है कि जो हंसी मजाक हम करते रहते थे, उसके रंगीन गुब्बारे इस कमरे में आकाश में उड़ते थे, अर्थात इस कमरे में उसकी आवाज़ें आती थीं, वह अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्रों के सभी कोनलों मतलब कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अर्थात जो बातचीत पूरे दिन चला करती थी, अब वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। लेखक अब उपन्यास पढ़ने लग गए हैं और जो अतिथि हैं वह फिल्मी पत्रिका रखी हैं, कुछ मैगजीन, उनके पेज को पलट रहे हैं। लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। जो वो लेन देने की बातें कर रहे थे, चर्चा किसी बात पर कर रहे थे, वो सब अब विषय थम गए हैं, बंद हो चुके हैं। कौन कौन से विषय चल रहे थे चर्चा के? परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। इतनी सब कुछ बातें करने के बाद आज ऐसा समय आ गया है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सौहार्द अब शने शने अर्थात धीरे धीरे, सौहार्द मतलब हृदय की जो सरलता है वह धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रही है, बोरियत में बदल रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। जो भावनाएं हैं, मन के भाव हैं, अब उनसे भी गाली निकल रही हैं, मन से भी, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रही। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? ऐसे कौन सा अदृश्य गोंद है, अर्थात जो ना दिखाई दे रहा, ऐसे कौन सी चिपकाने वाली चीज़ है जिससे कि तुम अब तक यहाँ तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो अब भी चिपका हुआ है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ और मेरे मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, वो क्या कि तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, कहा कि क्या कह सकता हूँ। तो पत्नी ने कहा, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मैंने कहा, बनाओ। देखिए, अब उनकी स्थिति बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। पत्नी ने पूछा, कब तक ये टिकने वाले हैं? मैंने कंधे उचका दिए, अर्थात मैंने कंधों से इशारा कर दिया, कुछ नहीं पता इनका कब तक यहाँ रुकें। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगी? खिचड़ी। अर्थात इतने अच्छे व्यंजन के साथ अब वह लौट आए हैं खिचड़ी पर। और लेखक कहता है, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, अर्थात सत्कार जितना कर सकते थे वो सारा समय अब निकल रहा था। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। लेखक क्या कह रहे हैं कि अब अगर तुम अपना
बिस्तर नहीं बांधते हो, अर्थात यहाँ से नहीं जाते हो, तो हम अभी तो खिचड़ी पर आए हैं। शायद ऐसा समय भी आ जाए कि हमें पति और पत्नी को उपवास तक जाना पड़े। अब वह ऐसे समय से गुजर रहे थे और कह रहे हैं कि अब तो तुम चले जाओ अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। वे क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ सभी को अच्छा लगता है और तुम्हें भी यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ इतने दिन तक टिके रहो। अपने घर की महत्वता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। अपने घर को क्या कहा जाता है? स्वीट होम, क्योंकि उसमें एक अपनी स्थिति के साथ इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है और अगर लोग दूसरों के घरों में जाकर इस तरह से निवास करने लग जाएंगे तो जो स्वीटनेस है उस घर की वो भी फिर काटने को दौड़ेगी। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक ऐसा मान रहे हैं कि अगर जब सीमा एक पार हो गई, उस सीमा से वह ऊपर चले गए कि अब बिल्कुल सत्कार नहीं कर सकते, तो वो कह रहे हैं कि शराफत एक चीज़ है और गेट आउट भी एक वाक्य है। अभी हम शराफत दिखा रहे हैं, लेकिन फिर एक गेट आउट शब्द भी हम बोल सकते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान मत, अर्थात गुंजित करना, अर्थात गुंजायमान का अर्थ है गूंजना। खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी, अर्थात कल 5वें दिन की सुबह होने वाली थी। आशा है कि वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। लेखक कह रहे हैं कि जब सुबह की 5वीं सुबह की जो सूर्य की किरण तुम पर पड़ेगी, तुम्हें चूमेगी, तुम शायद वापस जाने का निर्णय ले लोगे और मेरी सहनशीलता जो है उसकी भी वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मैं नहीं खड़ा रह पाऊंगा, लड़खड़ा जाऊंगा अगर तुम रहते हो तो। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। वो कह रहे हैं मैं जानता हूँ अतिथि देवता माना जाता है, अतिथि देवता होता है, लेकिन ये भी देवता को समझना चाहिए कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरी भी एक सीमा है जहाँ तक मैं अब तक कर चुका हूँ और मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। वो कह रहे हैं कि एक मनुष्य और एक देवता, देखिए आप जानते हैं अगर देवता और मनुष्य एक साथ ही रहने लग जाएं तो उनका जो देवत्व है, अर्थात जो देवता हैं, आप जानते हैं कि कोई भी देवता मनुष्य के साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकता। एक तो रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अतिथि को देवता माना जाता है और देवता मनुष्य के साथ नहीं रह सकता ज़्यादा समय तक। आप जानते हैं पुरातन अगर आप कोई कहानी उठाएं तो कुछ पल के लिए कोई देवता हुए जिन्होंने मनुष्य रूप लिया या किसी मनुष्य के साथ रहे, लेकिन उसे पता भी न चला, चले गए। ज़्यादा समय कोई देव नहीं रहते। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ और एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते।
देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम भी लौट जाओ अतिथि, क्योंकि तुम्हें देवता माना जाता है और देवता ज़्यादा समय कहीं नहीं रहता, इसलिए अपना देवत्व को तुम सुरक्षित रखो। अपनी देवता की जो तुम्हें उपाधि दी गई है उस गरिमा पर कायम रहो और तुम लौट जाओ, जब ही तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रह सकता है। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। इतना सब कुछ हो गया। चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर जिसकी PDF आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। कोशिश कीजिए आप सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को जानते हैं आप, भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह उसे स्टेशन तक छोड़ना जाने की सोच रहा था। इस तरह की विदाई का वर्णन इसमें करना है। आशय स्पष्ट दिए हैं, व्याख्या करनी है, कुछ पंक्तियां दी हैं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मैंने अच्छे से समझाया है इस लाइन को 2 बार, समरी में भी और अब इस वीडियो में भी। नेक्स्ट है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। बहुत अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कहा लेखक ने। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर आप सभी कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आपको कोई भी पाठ से संबंधित परेशानी है तो हमारी जूम क्लास डाउट सेशन जो रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।